हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे चैनल पर। मेरा नाम है ध्रुव और आप देख रहे हैं द लर्नर्स कम्युनिटी। आज की वीडियो में हम बात करेंगे फिफ्थ सेमेस्टर के हिस्ट्री सब्जेक्ट के बारे में, जिसका नाम है इश्यूज इन 20th सेंचुरी वर्ल्ड हिस्ट्री 1। ये आपका यूनिक पेपर कोड है 62 31 75 20। ठीक है, ये आपका यूनिक पेपर कोड है। तो आज की वीडियो में हम इस सब्जेक्ट के दो क्वेश्चन पेपर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर करेंगे और देखेंगे कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चंस हैं हैं और जो बार बार रिपीट हुए हैं। तो आज की वीडियो में हम उन क्वेश्चंस के बारे में बात करेंगे और देखेंगे। ये क्वेश्चन पेपर जो है, ये आप कह सकते हैं कि सेम ईयर के क्वेश्चन पेपर है, बट इनके जो सेट हैं वो अलग हैं। ठीक है, तो इससे पता चलेगा कि रिपीट कौन सा क्वेश्चन हो रहा है या किस प्रकार से क्वेश्चन को अलग अलग तरीकों से पूछा जाता है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं, और अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो पूरा देखें। ये क्वेश्चन पेपर भी आपका फिफ्थ सेमेस्टर का है, ये वाला क्वेश्चन पेपर भी आपका फिफ्थ सेमेस्टर का है। ठीक है, आप बाकी सारी डिटेल देख सकते हैं। अब बात करें इंस्ट्रक्शंस की, तो आपको क्या करना है, अटेम्प्ट एनी 5 क्वेश्चंस। ठीक है, कोई भी आपको जो 5 क्वेश्चन है वो अटेम्प्ट करने हैं इस पूरे क्वेश्चन पेपर के अंतर्गत। और जितने भी क्वेश्चन है सभी क्वेश्चन सेम नंबर्स के हैं, मतलब इक्वल मार्क्स के हैं। और या तो आप इंग्लिश में लिख सकते हैं या तो आप हिंदी में अपना जो पूरा आंसर है वो लिख सकते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन आपसे पूछे गए। तो हम कह देते हैं कि ये क्वेश्चन पेपर 1 है और ये क्वेश्चन पेपर 2 है। हमारा क्वेश्चन नंबर 1 आता है, विश्व इतिहास से आप क्या समझते हैं। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 1 में क्वेश्चन नंबर 1 में क्या पूछा गया है कि विश्व इतिहास से आप क्या समझते हैं। और क्वेश्चन पेपर 2 में अगर आप देखेंगे तो सेम क्वेश्चन है, बट क्वेश्चन का पूछने का तरीका थोड़ा सा अलग है। यहाँ पे आप उससे क्या समझते हैं और विश्व इतिहास यहाँ पे क्या है ये पूछा गया है। तो विश्व इतिहास का जो टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब बात करें इस क्वेश्चन पेपर में, तो आपका जो क्वेश्चन पेपर है वो अराउंड 75 नंबर का है। ठीक है, अब 75 नंबर का क्वेश्चन पेपर है, मतलब आपको 5 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। तो 15 नंबर का आपका क्या होगा, प्रत्येक क्वेश्चन पड़ेगा। अब 15 नंबर का क्वेश्चन है तो ऐसा तो नहीं है कि आप उसको थोड़ी सी डिटेल्स में एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है, तो आपको क्या करना होगा, काफी डिटेल में उस चीज को एक्सप्लेन करना होगा। किसको, विश्व इतिहास का जो टॉपिक है। तो विश्व इतिहास के टॉपिक को आप काफी डिटेल में क्या करिए, एग्जाम से पहले कवर अप कर लीजिए ताकि आप उसको अच्छे से एक्सप्लेन कर पाए। तो विश्व इतिहास का टॉपिक हो गया इंपॉर्टेंट। बात करें क्वेश्चन नंबर 2 में, पूछा गया है कि प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम क्या थे। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध हुआ, उसके बाद क्या परिणाम निकलकर सामने आए। ठीक है, प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम निकल के सामने आए, तो ये जो परिणाम है ये आपको पॉइंट्स में बताने होंगे। अब देखिए आंसर को किस तरह लिखना है ये चीज समझ लीजिए। सबसे पहले आप थोड़ा सा ब्रीफ इंट्रोडक्शन देंगे क्वेश्चन का। ठीक है, क्वेश्चन में क्या पूछा गया है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में, तो आप फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में टाइम बताएंगे, किन देशों के बीच में हुआ था, ये सारी बताएंगे। ठीक है, थोड़ा सा आप जो इंट्रोडक्शन है क्वेश्चन के बारे में वो देंगे। अब आपने वो दे दिया, उसके बाद अब आप लिखेंगे प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम, परिणाम नंबर 1, परिणाम नंबर 2, परिणाम नंबर 3। ठीक है, जो जो परिणाम होंगे वो आप जो बुलेट पॉइंट्स होते हैं उनके आधार पर लिखेंगे। जैसे कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कौन सा देश जीता, कौन सी कह सकते हैं देश हारा। ठीक है, किस देश पे सैंक्शंस लगे थे, ये सारी चीजें आपको बतानी होगी। कौन से नए नए देश उभर कर सामने आए। अब जब आप 6 से 7 जो परिणाम है वो लिख देंगे तो अंत में आपको लिखना होगा कंक्लूजन, मतलब कि निष्कर्ष। और निष्कर्ष लिखना एक आवश्यक चीज है। अगर आप निष्कर्ष नहीं लिखते, ठीक है, कंक्लूजन नहीं लिखते, तो क्या होगा, आपका जो आंसर होगा वो इनकम्प्लीट होगा। ठीक है, मतलब आपका जो आंसर है वो कंप्लीट पूरा नहीं माना जाएगा। तो आपको निष्कर्ष लिखना भी जरूरी है और हर एक क्वेश्चन के अंत में आपको निष्कर्ष लिखना आवश्यक है। तो यहाँ पे पूछा गया है फर्स्ट वर्ल्ड वॉर या प्रथम विश्व युद्ध के क्या परिणाम थे, आपसे ये पूछा गया है। क्वेश्चन पेपर 2 में अगर हम देखें तो यहाँ पे पूछा गया है कि यूरोप और व्यापक विश्व पर प्रथम विश्व युद्ध के परिणामों पर चर्चा कीजिए। ठीक है, अब देखिए सेम वही बात आ गई, यहाँ पे भी परिणाम पूछा गया है और यहाँ पे भी परिणाम पूछे गए हैं। यहाँ पे परिणाम पूछे गए हैं पूरे के पूरे विश्व पर, और यहाँ पे भी सेम पूछा गया है कि खासकर यूरोप पे क्या परिणाम पड़े और अन्य विश्व के जो देश हैं उन पर क्या परिणाम पड़े। तो प्रथम विश्व युद्ध के परिणाम वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स में से एक है। इसको आप बिल्कुल भी ढील मत दीजिए इस टॉपिक पे। ठीक है, परिणाम हो गए, कारण हो गए फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के, ये आप बहुत ही डिटेल में पढ़िए। ठीक है, और अच्छे से एक्सप्लेन करिए। अगर आपने 6 से 7 मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स में जो परिणाम है वो एक्सप्लेन कर दिए तो मानिए कि आपको 15 में से 12 13 14 नंबर तो कहीं नहीं जाएंगे, आपके पूरे में से पूरे नंबर आपके तैयार रहेंगे। ठीक है, तो आपको डिटेल में एक्सप्लेन करना होगा। क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ बढ़े तो यहाँ पे पूछा गया अक्टूबर 1917 में बलशेविक कैसे सत्ता में आए। ठीक है, बलशेविक जो क्रांति हुई थी तो उससे पहले उसके बाद कि अक्टूबर 1917 में बलशेविक कैसे सत्ता में आए, तो ये क्रांति के बाद सत्ता में आए थे। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। वहीं अगर हम क्वेश्चन पेपर 2 में देखें तो इसमें पूछा गया है कि राष्ट्रसंघ क्या है। पहले तो आप राष्ट्रसंघ बताएंगे। ठीक है,
उन परिस्थितियों की विवेचना कीजिए जिनके कारण इसका निर्माण हुआ था। अब देखिए, यहाँ पे राष्ट्रसंघ के क्वेश्चन के बारे में मैं अगर आपको एक्सप्लेन करूँ, तो राष्ट्रसंघ के क्वेश्चन में क्या है कि भाई फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद एक संगठन बनाया गया अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर को या फिर कोई भी विश्व में जो युद्ध होने वाला है उसको रोके, इसके लिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था। किन परिस्थितियों में बनवाया गया था ये, ठीक है, कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जो स्थिति थी बहुत खराब हो चुकी थी, और इन फ्यूचर कोई युद्ध ना हो इसके लिए राष्ट्रसंघ का निर्माण किया गया था। तो ये सारे पॉइंट आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करने हैं राष्ट्रसंघ के बारे में। बात करें क्वेश्चन पेपर एक में, तो यहाँ पे क्या पूछा गया कि अक्टूबर 1917 में जो बोल्शेविक सत्ता कैसे आए, सत्ता में कैसे आए। तो बोल्शेविक ने क्या करा, तो भाई बोल्शेविक क्रांति जो कही जाती है उसके बारे में अगर आप डिटेल में पढ़ेंगे तो आपको समझ में आएगा कि बोल्शेविक क्रांति के बाद जो जार का शासन था वो पूरी तरह से हटा दिया गया था, और उसके बाद क्या हुआ, बोल्शेविक सत्ता में आए थे। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 1917 की जो क्रांति थी उससे रिलेटेड क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा चांसेस है कि आपसे पूछा जाए। तो 1917 की क्रांति के बारे में जो भी चीजें हैं, डिटेल्स हैं, वो सारी आप अच्छे से पढ़ लीजिए, ताकि आप एग्जाम में बहुत अच्छा आंसर बना के लिख पाए। ठीक है, राष्ट्रसंघ के बारे में बेसिक डिटेल्स आपको समझ लेनी है, क्यों बनाया गया था, क्या कारण थे बनाने के, ठीक है, और किस संधि के तहत इसको बनाया गया था, ये सारी चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, ये दो क्वेश्चन पेपर हो गए। अब क्वेश्चन पेपर में हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। समाजवाद पर कौन सा विवाद है, समाजवाद पर कौन कौन से वाद विवाद है, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की क्या भूमिका थी। ठीक है, समाजवाद पर कौन कौन से विवाद है, समाजवाद को लेकर ऐसे कौन कौन से वाद विवाद हैं, ठीक है, जो कि सामने आए, उन चीजों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। साथ के साथ ये इसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल, ठीक है, की क्या भूमिका थी, कम्युनिस्ट इंटरनेशनल जो पार्टी थी उसकी भूमिका क्या थी, ये आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है उस पार्टी के बारे में। बात करें क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया है, सोवियत संघ के गठन के लिए कौन से कारक जिम्मेदार है। ठीक है, सोवियत संघ के गठन के लिए भाई कौन कौन से कारण जिम्मेदार हैं जिनसे कि सोवियत संघ का जो गठन है वो हुआ था। क्योंकि देखिए, शासन व्यवस्था बहुत ही ज्यादा खराब हो चुकी थी, ठीक है, शासन व्यवस्था अच्छे से नहीं चल रही थी, इसीलिए सोवियत संघ का निर्माण किया गया और उसके बाद उसे सत्ता में लाया गया। तो ये सारे के सारे जो पॉइंट्स है ये आपकी किताबों में भी दिए गए हैं। आप इन पॉइंट्स को एक से दो बार भी पढ़ते हैं तो भी आप एग्जाम में अच्छे नंबर से जो आंसर है वो तैयार कर पाएंगे। ठीक है, तो सोवियत संघ के गठन के कौन कौन से कारण हैं ये आप बता सकते हैं इस वाले क्वेश्चन के अंतर्गत, गठन के क्या क्या कारण है। और इसमें भाई समाजवाद के बारे में पूछा गया है, तो पहले समाजवाद के कौन कौन से, हाँ, इस क्वेश्चन का आंसर लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले आप थोड़ा सा समाजवाद के बारे में बताएंगे। ठीक है, उसके बाद आप बताएंगे कौन कौन से वाद विवाद हैं, भाई कौन कौन से वाद विवाद है, कौन सी चीजें हैं जो समाजवाद में वाद विवाद की चर्चा में है, वो बताएंगे। उसके बाद जब ये आपका कंप्लीट हो जाएगा फर्स्ट पार्ट, तो आप दूसरे पार्ट में देखेंगे कि कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की क्या भूमिका थी, तो आप लिखेंगे कम्युनिस्ट इंटरनेशनल की क्या भूमिका थी, और उस भूमिका के बारे में आप डिटेल में एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो इससे क्या होगा, जो आपका आंसर है वो कंप्लीट तैयार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा गया है आपसे, राष्ट्रसंघ का आयोजन कैसे किया गया, लीग शांति बनाए रखने में क्यों विफल रही। ठीक है, इस क्वेश्चन को अगर हम दो पार्ट्स में डिवाइड करें, तो अब सबसे पहले पार्ट में आपसे पूछा गया है कि राष्ट्रीय संघ जो है उसका आयोजन क्यों गया किया गया, मतलब क्या कारण थे उसके आयोजन करने के। तो यहाँ पे आपको नॉर्मली जो कारण है, जैसे पूछा जाए अलग अलग तरह के तरीके से पूछा जा सकता है कि भाई आयोजन क्यों किया गया, ठीक है, क्या कारण थे, तो आपको यहाँ पे सिंपली उसके कारण जो है वो एक्सप्लेन करने के, भाई राष्ट्रीय संघ को बनाने के लिए कौन कौन से कारण थे। आपने जब ये एक्सप्लेन कर दिया है, तो उसके बाद इसी क्वेश्चन में दूसरे पार्ट में पूछा गया है कि लीग शांति बनाए रखने में क्यों विफलता है। लीग ऑफ नेशन और राष्ट्रीय संघ दोनों एक ही हैं। ठीक है, लीग ऑफ नेशन उसे इंग्लिश में कहा जाता है और राष्ट्रीय संघ उसे हिंदी में कहा जाता है। तो अब बात करें कि लीग शांति बनाए रखने में क्यों विफल रहा, क्योंकि देखिए, लीग ऑफ नेशंस को या फिर राष्ट्रीय संघ को फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद बनाया गया था ताकि विश्व में कोई और दूसरा युद्ध ना हो जो कि फर्स्ट वर्ल्ड वॉर से भी ज्यादा घातक हो। ठीक है, मेन कारण ये था। बट सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया, तो ये एक सबसे महत्वपूर्ण कारण है कि लीग ऑफ नेशंस अपने काम करने में या फिर विश्व में शांति बनाए रखने में विफल रहा। क्योंकि और इसके कारण क्या है, क्योंकि सेकंड वर्ल्ड वॉर हो नहीं पाया। ठीक है, ना उसके पास अपनी सेना थी, ना उसके पास कोई बड़ी शक्ति थी। ठीक है, कई सारे देश उसके साथ जुड़े हुए भी नहीं थे। तो ये कई सारे कारण हैं जिसकी वजह से लीग ऑफ नेशन जो है वो शांति बनाए रखने में विफल रहा। तो आपको ये एक्सप्लेन कर देना है क्वेश्चन नंबर 5 में। अब बात करें अगर हम दूसरे क्वेश्चन पेपर के देखें, तो यहाँ पे मेनली पूछा गया है नाजीवादी क्या है। ठीक है, यहाँ पे नाजीवाद के बारे में पूछा गया है, नाजीवादी के बारे में पूछा गया है। तो आपको नाजीवाद के बारे में एक्सप्लेनेशन देनी है सबसे पहले कि भाई नाजीवादी जो विचारधारा है उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। जब आप ये बता देंगे, उसके बाद इसी में क्वेश्चन में पूछा गया कि द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मनी की भूमिका की विवेचना कीजिए। ठीक है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी थी, जर्मनी देश है,
उसकी क्या भूमिका रही, उसकी भूमिका के बारे में आपको यहाँ पे बताना है, विवेचना करनी है, मतलब डिटेल में एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो ये समझ लीजिए कि राष्ट्र संघ हो गया, ठीक है, नाजीवाद हो गया, और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकेंड वर्ल्ड वॉर से रिलेटेड जितने भी पॉइंट्स आप पढ़ सकते हैं, जितने भी पॉइंट आप समझ सकते हैं, वो उतना ही आपके लिए अच्छा है, ताकि आप एग्जाम में कोई भी क्वेश्चन आ जाए, क्वेश्चन किसी भी तरीके से आ जाए, आपको बस वहां पे आंसर बढ़िया से बना के लिखना है। ठीक है, तो राष्ट्र संघ के बनने के क्या कारण थे और उसके विफल होने के क्या कारण थे, ये दो चीजें आपको पढ़ लेनी है। ठीक है, यहाँ पे आयोजन कैसे किया गया ये आपको बताना है, भाई आयोजन कैसे किया गया, क्या व्यवस्था थी। फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद संधि हुई थी, संधि के अंतर्गत राष्ट्र संघ के जो निर्माण की बात रखी गई और उसका निर्माण किया गया था। ठीक है, और दूसरा वो विफल क्यों रहा, क्योंकि भाई ना उसके पास अपनी सेना थी, ठीक है, और ना ही वो अंतरराष्ट्रीय स्तर पर कोई युद्ध जो हो रहा था दो देशों के बीच में, उस युद्ध को रोक पाया। ठीक है, जिसकी वजह से वो शांति बनाए रखने में विफल था, तो ये कारण हो गए। ठीक है, अब बात करें अगर हम नाजीवाद की, तो भाई नाजीवाद की विचारधारा के बारे में आपको बताना है, और सेकंड वर्ल्ड वॉर के दौरान जो जर्मनी की क्या भूमिका रही, उस भूमिका को आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बता दिया, राष्ट्र संघ हो गया, नाजीवाद हो गया, ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के कारण और परिणाम, सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण और परिणाम, ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से पढ़नी है, तभी आप एक अच्छा आंसर बना पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ चले। प्रथम विश्व युद्ध के बाद जर्मनी में नाजीवाद या जापान में सैन्यवाद के उदय के कारण बताइए। ठीक है, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में नाजीवाद का उदय और जापान में सैन्यवाद का उदय के क्या कारण रहे, ये बताइए। ठीक है, क्योंकि सेकेंड वर्ल्ड वॉर में अगर आप देखेंगे तो जर्मनी और जापान एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। ठीक है, जापान के ऊपर अंत में जब युद्ध खत्म होने वाला था सेकेंड वर्ल्ड वॉर, तो किस प्रकार खत्म हुआ, अमेरिका ने जापान के दो बड़े शहरों पे हिरोशिमा और नागासाकी पे क्या बम गिराया था, एटॉमिक बम। उसके बाद ये युद्ध बहुत बड़े स्तर पर समाप्त हुआ था। ठीक है, और जापान को बहुत बड़ी वो एक प्रकार से कहते हैं कि घातक हानि हुई थी। वहीं जर्मनी की बात करें तो भाई जर्मनी भी सेकेंड वर्ल्ड वॉर में बहुत बड़े नाम पे था। ठीक है, तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी और में नाजीवाद की व्यवस्था आई, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ाया, और जापान में सैन्यवाद की व्यवस्था आई, जिसने सेकेंड वर्ल्ड वॉर की तरफ कदम बढ़ाया। तो क्या कारण थे ये दोनों व्यवस्थाओं के आने के, नाजीवाद क्यों आया और सैन्यवाद क्यों आया, इन कारणों को आपको एक्सप्लेन करना है। ठीक है, अगर आप हिस्ट्री को अगर आप टाइमलाइन के अकॉर्डिंग पढ़ते हैं ना, तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा चीजों के बारे में कि ठीक है, कि एक के बाद एक के बाद एक प्रोसेस में ये सारी चीजें हुई हैं। ऐसा नहीं है कि कोई सी चीज रैंडमली हो गई है, नहीं, एक के बाद एक के बाद एक चीज हुई है, उसके बाद ही वही फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ। कई कारणों से वो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद कुछ कारण बच गए थे जो कि सेकंड वर्ल्ड वॉर के कारण बने। ठीक है, सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद शीत युद्ध के समय आ गया था। तो ये सारी चीजें टाइमलाइन में हुई हैं। तो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के क्या, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद जर्मनी में नाजीवाद क्यों आया ये बताना है। सेकंड, और जापान में सैन्यवाद क्यों आया ये बताना है। इसके कारण आपको एक्सप्लेन करने हैं। बात करें वहीं क्वेश्चन पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 6 की, तो कैसे सैन्यवाद ने जापान को द्वितीय विश्व युद्ध की ओर अग्रसर किया। देखिए, ये चीज यहाँ पे भी पूछी गई है, यहाँ पे जापान में सैन्यवाद के कारण पूछे गए हैं, और वही चीज है आपको यहाँ पे भी बतानी है कि भाई सैन्यवाद ने जापान को जो सेकंड वर्ल्ड वॉर हुआ उसकी तरफ अग्रसर कैसे किया, कैसे किया, क्या कारण थे अग्रसर करने के, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के करवाने के। हम कहें कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान के जाने के क्या कारण थे, सैन्यवाद, सैन्यवाद के आने के क्या कारण थे, ये चीज आपको यहाँ पे एक्सप्लेन करनी है। तो ये जान लीजिए कि जर्मनी में नाजीवाद के बारे में, जो कि मैंने आप यहाँ ऊपर वाले क्वेश्चन में भी आपको बताया, जर्मनी में नाजीवाद, ठीक है, जापान में सैन्यवाद, और सेकेंड वर्ल्ड वॉर और फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बारे में जितनी डिटेल हो सकती है आप बहुत अच्छे से पढ़िए, ताकि आप एक अच्छा आंसर बना पाए। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करें। इंग्लैंड में महिला महिला मताधिकार आंदोलन की सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। ठीक है, इंग्लैंड में जो महिलाओं को हम कह सकते हैं वोटिंग का जो अधिकार है, उसके लिए जो आंदोलन हुआ, मतलब मताधिकार का जो आंदोलन था, उसके बारे में आपको व्याख्या करनी है, उसके बारे में डिटेल में बताना है। क्वेश्चन पेपर 2 में पूछा गया है कि इंडोनेशिया के उपनिवेश विरोधी संघर्ष की विवेचना कीजिए। ठीक है, उपनिवेश शासन के विरोध में, ठीक है, जो संघर्ष हुआ उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है कि भाई इंडोनेशिया में जो औपनिवेशिक शासन बैठा हुआ था उसके खिलाफ संघर्ष जो हुए, उस संघर्ष को आपको एक्सप्लेन करना है। तो इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें तो भाई यहाँ पे हो गया आपके इंग्लैंड में जो महिला मताधिकार आंदोलन है, इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, इससे रिलेटेड क्वेश्चन आ सकता है, इसके अलग अलग चीजों में आ सकते हैं क्वेश्चन, ऐसा नहीं है कि मताधिकार से रिलेटेड, मताधिकार के बारे में छोटा सा भी पूछा जा सकता है शॉर्ट नोट्स में, और बड़े में भी पूछा जा सकता है। तो आपको महिला मताधिकार आंदोलन के बारे में अच्छे से डिटेल प्राप्त कर लेनी है। बात करें क्वेश्चन पेपर 2 में, अगर हम देखें तो भाई इंडोनेशिया में जो औपनिवेशिक शासन था उससे रिलेटेड जो संघर्ष है उनकी विवेचना करनी है। तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन के आने के चांसेस कम है, बट
आप इस क्वेश्चन को भी प्रिपेयर करके जाइए, ताकि अगर क्वेश्चन आता है, चाहे वो शॉर्ट नोट्स हो, चाहे वो प्रॉपर आंसर हो, ठीक है, आप उसको अच्छे से डिटेल कर पाए। किसके बारे में? कि भाई इंडोनेशिया में जो औपनिवेशिक शासन विरोधी संघर्ष चल रहे थे, उनकी विवेचना करनी है, उनके बारे में आपको बताना है। और इंग्लैंड में महिला मताधिकार आंदोलन एक इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसको जरा भी मत छोड़िए। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ देखें। देखिए, सेम सेम बिल्कुल इंडोनेशिया में औपनिवेशिक जो विरोधी संघर्ष है, उसकी विवेचना करनी है वहां, और वही चीज यहाँ पूछ ली गई है कि भाई इंडोनेशिया में औपनिवेशिक विरोधी संघर्ष की सापेक्ष में व्याख्या कीजिए। तो अब ये वाला क्वेश्चन आपका हो चुका है इंपॉर्टेंट की लिस्ट में ऐड। ठीक है, कौन सा? इंडोनेशिया और औपनिवेशिक विरोधी जो संघर्ष है, वो कह सकते हैं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बन चुका है। तो इस क्वेश्चन को जरा भी ढील मत दीजिए, इस क्वेश्चन के बारे में इस साल भी आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, तो आपको इस क्वेश्चन को अच्छे से कंप्लीट करना है कि भाई जो औपनिवेशिक शासन था, एंटी कॉलोनियल स्ट्रगल थी, ठीक है, उसके बारे में आपको यहाँ पे बताना है। क्वेश्चन नंबर 8 में ये सेम चीज पूछ गई। अब यहाँ पे क्वेश्चन पेपर 2 में अगर हम 8 नंबर का क्वेश्चन देखें, तो यहाँ पे पूछा गया द्वितीय विश्व युद्ध के बाद यूएन का गठन कैसे हुआ। अब देखिए, समझ लीजिए, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुई, लीग ऑफ नेशंस मतलब राष्ट्र संघ का निर्माण किया गया ताकि कोई युद्ध ना हो। अब बड़े संगठन मतलब लीग ऑफ नेशंस के होते हुए भी सेकेंड विश्व युद्ध हो गया, मतलब सेकेंड वर्ल्ड वॉर हो गया। अब लीग ऑफ नेशंस को हटा दिया गया पूरी तरह। अब उसके बदले यूनाइटेड नेशंस को लाया गया। ठीक है, यूनाइटेड नेशन मतलब यूएन को लाया गया। तो यूएन के गठन कैसे हुआ, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद यूएन का गठन कैसे हुआ, ये आपको बताना है। तो सिंपल सी बात कि भाई सेकेंड वर्ल्ड वॉर खत्म हुआ था, उसके बाद कुछ संधियां हुई, संधियों के बाद संधियों में यूएन की स्थापना की बात रखी गई थी, और उन बातों के बारे में आपको यहाँ पे बताना है। ठीक है, क्वेश्चन पेपर 2 में यूएन के बारे में जो पूछा गया है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, यूएन के बारे में आप बेसिक जानकारी रखिए कि भाई गठन कैसे हुआ था, किस सन में हुआ था। ठीक है, संधि जब हुई थी इस यूएन को बनाने के लिए, तो कौन कौन सी बातें यूएन के चार्टर उसमें लिखी गई हैं। ठीक है, चार्टर में लिखी गई हैं, तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए, कभी भी पूछा जा सकता है आपको ये, तो ये सारी चीजें आपको अच्छे से कवर अप होनी चाहिए। अब क्वेश्चन पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे यूएन के बारे में पूछा गया है, और यहाँ पे अगर हम बात करें क्वेश्चन नंबर 9 में, तो आपको क्या लगता है कि शांतिपूर्ण विश्व बनाने के लिए मतलब संयुक्त राष्ट्र का गठन आवश्यक था? यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन नंबर 9 में। क्वेश्चन पेपर 1 के क्वेश्चन नंबर 9 में आपसे पूछा गया है कि क्या आपको लगता है कि शांतिपूर्ण विश्व बनाने के लिए जो संयुक्त राष्ट्र का गठन आवश्यक था? ये आप क्वेश्चन आपके आंसर पे बेस करता है, ऐसा नहीं है कि ये कहीं लिखित है ऑलरेडी, नहीं। अब आप ये आपको बताना है कि आपको क्या लगता है। अगर आपको लगता है कि भाई जो संयुक्त राष्ट्र संघ है, उसको बनाना आवश्यक था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो शांति है वो बनाई रखी जा सके, तो ये इसके बारे में आपको आपको फेवर में इसके कारण देने होंगे। क्या आपको लगता है कि हाँ भाई बनाना आवश्यक था, तो आपको बताना होगा क्यों, क्या कारण थे उसको बनाने के। ठीक है, और आपको क्यों लगता है कि वो बनाना ठीक था ताकि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर शांति बनाई रखी जा सके। ठीक है, वहीं अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन पेपर में एक आप कह सकते हैं कि एक में 9 दिए गए हैं क्वेश्चन, एक में 10 दिए गए हैं। ठीक है, तो हो सकता है कि आपके में 10 आने के चांसेस ज्यादा हैं, क्योंकि आपको 5 क्वेश्चन कवर करने हैं, तो आपको 10 क्वेश्चन देने के चांसेस ज्यादा हैं। इस वाले क्वेश्चन पेपर में आपको 9 क्वेश्चन ही दिए गए हैं। ठीक है, तो बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। क्वेश्चन पेपर एक में क्वेश्चन नंबर अगर हम 10 की बात करें, तो यहाँ पे आपको शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स किन टॉपिक्स के बारे में? पेरिस शांति समझौता 1919, फांसीवाद, आधुनिक कला और द्वितीय विश्व युद्ध। देखिए यहाँ पे सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में एक चीज और पूछ ली गई शॉर्ट नोट्स में, तो आपको सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में अगर चीजें कवर अप रहेंगी, ठीक है, तो आप सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में कोई सा भी क्वेश्चन आ जाए, कभी भी पूछ लिया जाए, आप उसको इजीली बता पाएंगे। तो सेकंड वर्ल्ड वॉर के बारे में जितनी जानकारी हो सकती है अच्छे से प्राप्त करिए। फिर आधुनिक कला, ये आपके लास्ट वाले चैप्टर के अकॉर्डिंग पूछा गया है। ठीक है, फांसीवाद, ठीक है, फांसीवाद विचारधारा के बारे में, और शांत पेरिस शांति समझौता जो था, इस टॉपिक को भी आपको कवर कर लेना है। बात करें क्वेश्चन पेपर 2 में क्वेश्चन नंबर 9 की, इसमें पूछा गया है भाई वही चीज है कि किन्हीं दो टॉपिक्स पर आपको क्या लिखना है। जो संक्षिप्त नोट है वो लिखना है। पहले में पूछा गया मताधिकार आंदोलन, जो भाई मताधिकार आंदोलन किया गया था, ठीक है, उसके बारे में आपको बताना है। फिर वी आई लेनिन, नाजीवाद और पिकासो। ठीक है, ये पिकासो वाला जो है ये आपके किताब के अंत के चैप्टर में पूछा गया है, मतलब अंत के चैप्टर है, आखिरी चैप्टर है ये आपकी किताब का। ठीक है, जिसमें आर्ट्स के बारे में जो है मॉडर्न आर्ट और या फिर पिकासो के बारे में बात की गई है। ठीक है, तो आप उस चैप्टर को भी कवर कर सकते हैं। पिकासो, फिर नाजीवाद विचारधारा के बारे में पूछ लिया गया। नाजीवाद विचारधारा के बारे में ऊपर भी पूछा गया था, तो आपको नाजीवाद की जो विचारधारा है उसको अच्छे से पढ़ लेना है। ठीक है,
ताकि आप शॉर्ट नोट्स भी लिख पाएँ और अगर कोई बड़ा क्वेश्चन का आंसर पूछा जाए तो आप वो भी लिख पाएँ, ठीक है? उसके बाद आता है वीआई लेनिन, ठीक है? वीआई लेनिन के बारे में पूछा गया है। तो आपको इनके बारे में भी डिटेल पे आप कर लेनी है, ठीक है? तो ये है आपका क्वेश्चन पेपर जिसमें हमने 2 क्वेश्चन पेपर्स को एक दूसरे के साथ कंपेयर किया और ये समझा कि कौन से जो क्वेश्चंस हैं वो इंपॉर्टेंट रखते हैं आपके एग्जाम के अकॉर्डिंग, ठीक है? जितने भी क्वेश्चन हमने डिस्कस करे आप उन सभी क्वेश्चंस को 1 से 2 बार पढ़िए, वीडियो को समझिए और उन क्वेश्चंस के आंसर जो है अपने प्रिपेयर करिए, ताकि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन पूछ लिया जाए तो आपको कोई भी कठिनाई ना हो उस आंसर को बना के लिखने में, ठीक है? अब यहाँ पे आपकी वीडियो खत्म हो जाती है। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, एग्जाम से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, तो आप कमेंट करिए। हम आप जितने ज़्यादा कमेंट करेंगे, हम उतने ही जल्दी आपको एक्सप्लेन करके वो बता देंगे। आप कोई क्वेश्चन भी पूछ सकते हैं, कोई इश्यू नहीं है। अगर आप कोई क्वेश्चन हमारे कमेंट बॉक्स में पेस्ट करते हैं, ठीक है? हमें सेंड करते हैं, तो हम उसका आंसर भी आपको पूरा कंप्लीट आंसर आपको देंगे। तो आपको क्या करना है? हमें कमेंट करके बताना है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको हमारा लिंक मिल जाएगा ऐप का, द लर्नर्स कम्युनिटी डीयू एसएल का वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट ऐप है आपकी ग्रेजुएशन के लिए, ठीक है? आप ऐप को डाउनलोड करिए, ऐप में आपको इस सब्जेक्ट्स के नोट मिल जाएँगे, क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर मिल जाएँगे, ठीक है? साथ के साथ हम कहें जो स्टडी मटेरियल हो गया, सिलेबस हो गया, कॉलेज के अपडेट्स हो गए, हर चीज़ हमारे एप्लीकेशन पे अवेलेबल है, आपको इधर-उधर कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करना है, सिंपली हमारे प्ले स्टोर पे जाना है, द लर्नर्स कम्युनिटी डीयूएसएल सर्च करना है और हमारा जो ऐप है, उसको डाउनलोड कर लेना है। ऐप का लोगो नीले कलर का होगा, द लर्नर्स कम्युनिटी डीयूएसएल, और आप ऐप को डाउनलोड करिए और क्या करिए, ऐप के द्वारा अपनी स्टडी रखिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर विजिटिंग ऑन माय चैनल गाइस।